नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्थान अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है भारत का अपवाह तंत्र। और भारत का अपवाह तंत्र जो है हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। इसको हमने कितने भागों में विभाजित किया था? इसको हमने 2 भागों में विभाजित किया था। एक था हमारा हिमालयी अपवाह तंत्र, इसे हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में। आज का जो लेक्चर होगा वो होगा हमारा प्रायद्वीप अपवाह तंत्र पर। प्रायद्वीप अपवाह। ठीक दोस्तों, जो हिमालयी अपवाह तंत्र है ये हम पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा प्रायद्वीप अपवाह तंत्र पर। तो दोस्तों, प्रायद्वीप अपवाह तंत्र को प्रारंभ करने से पूर्व हम इसकी कुछ विशेषताएं देखेंगे कि जो प्रायद्वीप अपवाह तंत्र है इसकी नदियों की क्या विशेषता है। तो दोस्तों, हम देखते हैं इसकी क्या विशेषताएं। क्या विशेषता है प्रायद्वीप नदियों की या प्रायद्वीप जो अपवाह तंत्र है उसकी? दोस्तों, प्रायद्वीप जो नदियां हैं, प्रायद्वीप भारत की जो नदियां हैं उसमें उसकी पहली विशेषता तो यह है कि यह प्राचीन नदियां हैं। किससे प्राचीन है? जो हिमालयी अपवाह तंत्र था ना हमारा, जो हिमालयी नदियां थी उनसे प्राचीन नदियां हैं। कौन सी नदियां हैं प्राचीन? प्रायद्वीप नदियां जो हैं हिमालय से कैसी हैं? प्राचीन नदियां हैं। इसके पश्चात हम बात करें यदि किसकी? प्रायद्वीप नदियों की अवस्था की, तो दोस्तों इनकी अवस्था क्या है? इनकी अवस्था है प्रौढ़ अवस्था। अब दोस्तों आप कहोगे कि ये प्रौढ़ अवस्था क्या होता है? तो दोस्तों, नदियों की कुल 3 अवस्था होती हैं। पहली अवस्था होती है युवा अवस्था, और जो दूसरी अवस्था होती है वो होती है प्रौढ़ अवस्था, और जो तीसरी अवस्था होती है वो होती है वृद्धावस्था। ठीक दोस्तों, तो जो हमारी हिमालयी नदियां हैं वो किस अवस्था में? युवा अवस्था में। जबकि जो हमारी प्रायद्वीप नदियां हैं वो किस अवस्था में? वो हमारी प्रौढ़ अवस्था में। अब ये युवा अवस्था और प्रौढ़ अवस्था क्या होती है? तो दोस्तों, युवा अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें जो नदियां हैं वे अपनी घाटियों को क्या कर रही हैं? निरंतर गहरा कर रही हैं। कैसी अवस्था? युवा अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें नदियां क्या करती हैं? अपनी घाटियों को निरंतर गहरा कर रही हैं। और वह नदियां जो अपनी आधार तल को प्राप्त नहीं कर पाई हैं। इसमें युवा अवस्था में क्या है? वे नदियां जो अपने आधार तल को प्राप्त नहीं कर पाई हैं और निरंतर यह क्या कर रही हैं? अपनी घाटियों को गहरा कर रही हैं। इसके अलावा प्रौढ़ अवस्था क्या होती है? प्रौढ़ अवस्था दोस्तों वह अवस्था होती है जिसमें नदियों ने क्या किया है? नदियों ने घाटियों का निर्माण करना क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। इसके अलावा जो यह प्रौढ़ अवस्था वाली जो नदियां हैं यह क्या कर गई हैं? ये अपने आधार तल को प्राप्त कर गई हैं। अतः आप समझ गए होंगे कि जो युवा अवस्था है उसमें नदियां, उसकी विशेषता क्या है? नदियां इसमें निरंतर घाटियों का निर्माण कर रही हैं और इसके अतिरिक्त यह आधार तल तक नहीं पहुंच सकी हैं। और जो प्रौढ़ अवस्था है इसकी क्या विशेषता है? कि इसमें जो नदियां हैं अपनी घाटियों का निर्माण पूर्णतः समाप्त कर चुकी हैं। घाटियां जो है समाप्त हो चुकी हैं, पूर्णतः उसका निर्माण कर चुकी हैं, और जो इसका जो आधार तल है वो भी प्राप्त कर चुकी है प्रौढ़ अवस्था में। और जो वृद्धावस्था होती है यह क्या होती है? नदी की अंतिम अवस्था होती है। वृद्धावस्था क्या होती है? नदी की अंतिम अवस्था होती है जिसमें क्या होता है? नदी के जो जल का बहाव है या जो नदी का वेग है वो क्या हो जाता है? न्यूनतम हो जाता है। और नदी क्या करती है? उस जगह क्या करती है? मिट्टी का जमाव करने लग जाती है। क्या कर देती है? मिट्टी का जमाव कर देती है। और क्या उसके पश्चात किसका निर्माण होता है? डेल्टा का निर्माण होता है। दोस्तों, जो युवा अवस्था है यह हमें या ज्यादातर कहाँ मिलती है? यह पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती है। जो नदियां हैं हमारी वह कहां से निकलती हैं? वह निकलती है पर्वतीय क्षेत्रों से। पर्वतीय क्षेत्रों से निकलकर वो कहाँ आती है? मैदानी भागों में आती हैं। मैदानी भागों के पश्चात वो कहाँ जाती हैं? मैदानी भागों के पश्चात वह निकलकर समुद्र में मिलती हैं। तो दोस्तों, जो युवा अवस्था है यह हमें अधिकतर कहाँ मिलती है? पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती है।
इसके पश्चात जो प्रौढ़ अवस्था है वो हमें कहाँ मिलती है, वह हमें मिलती है मैदानी क्षेत्रों में। और जो वृद्धावस्था है वो हमें कहाँ मिलती है, नदी के मुहाने पे। जब नदी जो है समुद्र में मिलने वाली होती है, मुहाने पर कौन सी अवस्था मिलती है, नदी की वृद्धावस्था मिलती है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे अवस्था के बारे में। इसके पश्चात बात करें यदि प्रायद्वीप नदियों की तीसरी विशेषता की, तो दोस्तों इसकी तीसरी विशेषता क्या होगी, स्रोत। जो नदियां हैं प्रायद्वीप नदियां, उनका स्रोत क्या है, प्रायद्वीप नदियों का मुख्यतः स्रोत क्या है, वर्षा का जल है, वर्षा जल है। जबकि जो हिमालयी अपवाह तंत्र था हमारा, कौन सा अपवाह तंत्र, हिमालयी अपवाह तंत्र, इसका स्रोत क्या था, इसका स्रोत था किसका, हिमालयी अपवाह तंत्र, या जो हिमालयी नदियां थीं इनका स्रोत क्या था, इनका स्रोत था हमारा, दो स्रोत थे। पहला था हमारा वर्षा जल और दूसरा था हमारा क्या, ग्लेशियर। दोस्तों हिमालयी अपवाह तंत्र का स्रोत क्या था, वर्षा जल और ग्लेशियर। जबकि जो प्रायद्वीप नदियां हैं उनका स्रोत क्या है, उनका स्रोत है वर्षा जल। जो प्रायद्वीप नदियां हैं ये केवल किस ऋतु में प्रवाहित होती हैं, ये केवल वर्षा ऋतु में ही प्रवाहित होती हैं। बाकी समय में ये इनमें बहुत न्यूनतम पानी बहता है, या कुछ नदियां तो सूखने की कगार पर भी आ जाती हैं, सूख जाती हैं। इसके पश्चात यदि हम बात करें इसकी विशेषता की पांचवी, तो जो हिमालयी नदियां हैं यह क्या बनाती हैं, विसर्प का निर्माण करती हैं। जबकि जो प्रायद्वीप नदियां हैं ये क्या है, विसर्प नहीं बनाती। एक विशेषता ये भी है, विसर्प नहीं बनाती। जो प्रायद्वीप नदियां हैं यह क्या है, विसर्प का निर्माण नहीं करती हैं। दोस्तों विसर्प क्या होता है, विसर्प जो नदियां हैं वो अपना कुछ इस प्रकार से चलती हैं, नदियों का जो जल है वो इस प्रकार से प्रवाहित होता है। और कई बार नदियों का जल क्या होता है, वह अपना नदियां जो हैं क्या करती हैं, अपना रास्ता बदल देती हैं। कैसे दोस्तों, देखना ऐसे, इनका जो जल ऐसे जा रहा था, क्या होता है, इनका जल ऐसे सीधा निकल जाता है और ये इतना छोड़ जाती है, नदी क्या करती है, अपना रास्ता बदल देती है। तो जो कटा हुआ भाग होता है ये वाला, ये क्या कहलाता है, विसर्प कहलाते हैं। ये इस प्रकार, जैसे ये वाला विसर्प जो था, जैसे ये हमारा विसर्प था, तो नदी का जल क्या हुआ, यहाँ से सीधा यहाँ प्रवाहित होने लगा, और ये जो भाग है ये ऐसे प्रवाहित हो गया और ये भाग ऐसा बचा रहा। तो इसी को क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। क्योंकि प्रायद्वीप नदियां विसर्प नहीं बनाती हैं। अब यह विसर्प क्यों नहीं बनाती हैं, और जो हिमालयी नदियां हैं वे तो विसर्प बनाती हैं। तो दोस्तों जो हिमालयी नदियां हैं ये किस में प्रवाहित होती हैं, ये अधिकतर मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं। और जो मैदानी क्षेत्र हैं उसकी जो मिट्टी है उसको आसानी से क्या करती हैं, काट देती हैं। जबकि जो हमारी क्या है, प्रायद्वीप नदियां हैं, ये किस क्षेत्र प्रवाहित होती हैं दोस्तों, यह प्रवाहित होती है हमारे पठारी क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, हमारा पठारी क्षेत्र है, प्रायद्वीप नदियां इस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। क्या है ये, प्रायद्वीप पठार है, प्रायद्वीप पठार है। पठार क्या होता है दोस्तों, चट्टानों से, एक प्रकार से चट्टान ही है। तो जो प्रायद्वीप नदियां हैं यह क्या है, चट्टानों को आसानी से नहीं बहा पाती हैं। और चट्टानें क्या करती हैं, चट्टानें स्वयं क्या करती हैं, इन नदियों की दिशा को निर्धारित करती हैं। यही कारण है कि ये नदियां क्या करती हैं, विसर्प नहीं बना पाती हैं। ठीक दोस्तों, तो प्रायद्वीप नदियां की जो विशेषता थी, एक विशेषता और है प्रायद्वीप नदी की, क्या, जो प्रायद्वीप नदियां हैं इनकी जो लंबाई है, इनकी प्रायद्वीप नदियों की जो लंबाई है वो कम होती है। लंबाई कम जैसे कि इनका जो मुहाना है, जो इनका जो उद्गम है और जो मुहाना है, इसके बीच की दूरी क्या होती है, बहुत कम होती है। अतः जो क्या है, प्रायद्वीप नदियां जो क्या है, इनकी लंबाई कम होती है। जबकि जो हिमालयी नदियां थी उनकी लंबाई की बात करें तो दोस्तों उनकी लंबाई बहुत अधिक होती है। यानी कि उनका जो उद्गम था यहाँ हिमालय के तिब्बत से हो रहा था, और जो ऐसे जो सिंधु नदी थी प्रवाहित होती हुई भारत के पश्चात जो पाकिस्तान में जाकर अरब सागर में गिर रही थी, और गंगा नदी जो थी उत्तराखंड से निकलकर उत्तराखंड के पश्चात जो अपना बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश राज्यों में प्रवाहित हो रही थी। तो इनका जो उद्गम और मुहाना था, इसके मध्य के बीच की दूरी काफी अधिक थी।
अतः जो हिमालयी नदियां हैं वे कैसी होती हैं, लंबी होती हैं, जबकि जो प्रायद्वीप नदियां हैं वो कैसी होती हैं, अधिक लंबी नहीं होती। ये इनकी एक विशेषता हो गई, इनकी लंबाई क्या होती है, कम होती है। तो दोस्तों ये हमने इसकी 6 विशेषताएं देखी। पहला, प्रायद्वीप जो नदियां हैं वह कैसी नदियां हैं, प्राचीन नदियां होती हैं। हिमालयी जो नदियां थी उनसे पूर्व की नदियां हैं। उसके पश्चात अवस्था की बात करें तो यह पूर्ण अवस्था में प्रवाहित होती हैं। कौन सी नदियां, प्रायद्वीप नदियां पूर्ण अवस्था में प्रवाहित होती हैं। पूर्ण अवस्था हमने देखा क्या होता है, पूर्ण अवस्था में जो है नदियां अपनी घाटियों को और गहरा नहीं करती हैं और इसके अलावा ये अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। इसके पश्चात स्रोत की बात करें तो जो प्रायद्वीप नदियों का स्रोत है वो क्या है, वर्षा का जल है। इसके अलावा प्रायद्वीप नदियां अधिकतर किस ऋतु में प्रवाहित होती हैं, वर्षा ऋतु में। बाकी ये ग्रीष्म ऋतु में क्या हो जाती हैं, सूखने की कगार पर आ जाती हैं। जो प्रायद्वीप नदियां हैं इसकी 5वीं विशेषता है, जो प्रायद्वीप नदियां हैं ये विसर्प का निर्माण नहीं करती हैं। विसर्प दोस्तों मैंने आपको बताया क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि जो प्रायद्वीप नदियां हैं वो पठारी क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं और पठारी क्षेत्र यानी कि चट्टान क्या करती हैं, स्वयं उसका नदियों की दिशा का निर्धारण करते हैं, इसी कारण यह विसर्प नहीं बनाती हैं। इसके पश्चात 6वीं विशेषता इसकी यह थी कि यह लंबाई, इनकी प्रायद्वीप नदियों की लंबाई कम होती है। यह इनकी लंबाई, प्रायद्वीप जो नदियां हैं मुख्यतः 1, 2 या अधिकतर 3 या 4 राज्यों में प्रवाहित होती हैं, जबकि जो हिमालयी नदियां थी वो देशों में प्रवाहित होती हैं, जैसे चीन, उसके पश्चात भारत और पाकिस्तान में भी प्रवाहित हो रही थी। और गंगा नदी जो, सिंधु नदी जो थी चीन, भारत और पाकिस्तान में प्रवाहित हो रही थी, और जो गंगा नदी थी हमारी वो कहाँ का प्रवाहित हो रही थी, भारत और बांग्लादेश 2 देशों में प्रवाहित हो रही थी। और जो ब्रह्मपुत्र नदी थी वो चीन और हमारा भारत और बांग्लादेश 3 देशों में प्रवाहित हो रही थी। तो दोस्तों जो हिमालयी नदियां वो देशों में प्रवाहित हो रही हैं, जबकि जो प्रायद्वीप नदियां ये राज्यों में प्रवाहित होती हैं। इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी लंबाई क्या होती है, कम होती है। इसके पश्चात दोस्तों चलते हैं हम किसकी ओर, प्रायद्वीप नदियों की ओर। तो दोस्तों जो प्रायद्वीप नदियां हैं इसको भी हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रायद्वीप नदियां 2 कौन कौन सी दोस्तों, एक जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और दूसरी जो अरब सागर में गिरती हैं। तो दोस्तों आज जो हमारा लेक्चर होगा वो किसके ऊपर होगा, बंगाल की खाड़ियों के ऊपर, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो हम देखते हैं। देखो सबसे पहले हमें मिलेगी कौन सी नदी, स्वर्णरेखा नदी, सॉरी इससे ऊपर एक और मिलेगी हमें दामोदर नदी, पर वो गंगा की जो सहायक नदी थी हुगली उसमें मिल जाती है, तो उसकी सहायक नदी है, इस कारण हम उसका नाम यहाँ नहीं लिखेंगे, हम यहाँ स्वर्ण रेखा से ही इसको प्रारंभ करते हैं। स्वर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके पश्चात दूसरी नदी है हमारी कौन सी, वैतरणी नदी। वैतरणी नदी के पश्चात हमारी तीसरी है ब्राह्मणी नदी। इसके पश्चात चौथी हम पढ़ेंगे कौन सी, महानदी। महानदी के पश्चात पढ़ेंगे हम कौन सी, गोदावरी नदी। गोदावरी के पश्चात कृष्णा नदी। कृष्णा के पश्चात दोस्तों कावेरी नदी, और कावेरी के पश्चात दोस्तों एक मिलेगी हमें कौन सी, बेगई, और एक मिलेगी हमें कौन सी, ताम्रपणी नदी। इसके पश्चात दोस्तों इसमें एक नदी और छूट गई, किसके बीच, कृष्णा और कावेरी नदी के बीच बहेगी, मिलेगी हमें कौन सी, पेन्नार नदी। पेन्नार नदी जो किस राज्य में बहेगी, यह बहेगी हमारी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य में। कहाँ बहेगी ये, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य में। तो दोस्तों हमें ये इतनी नदियां देखते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने डायग्राम की ओर। तो दोस्तों जो आप स्क्रीन पर इमेज देख रहे हो इसमें हमने क्या प्रदर्शित किया है, प्रायद्वीप नदियों को प्रदर्शित किया है। दोस्तों इसमें प्रायद्वीप नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम देखो, स्वर्ण रेखा, उसके पश्चात बैतरणी, फिर ब्राह्मणी, फिर महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा, उसके पश्चात पेन्नार, पेन्नार के बाद कावेरी, कावेरी के पश्चात बेगई, बेगई के पश्चात ताम्रमणी। तो दोस्तों इनका क्रम इसी प्रकार है, उत्तर से दक्षिण की ओर।
ठीक दोस्तों, इसी क्रम में है। अब हम बारी बारी से एक एक नदी को देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे किस नदी को, दामोदर नदी, जो किसकी, गंगा की सहायक नदी थी। गंगा में भी किसकी, हुगली की। तो दोस्तों जो हमारी गंगा नदी है वो उत्तराखंड से निकलकर कुछ इस प्रकार प्रवाहित हो रही थी। अब इसकी पश्चिम बंगाल में एक शाखा थी जो दक्षिण की ओर मुड़ गई थी, जिसे हमने क्या नाम दिया था, हुगली नाम दिया था, और जो बंगाल की खाड़ी में गिरी थी। अब जो ये कौन सा पठार है दोस्तों, ये पठार का नाम है छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पठार, छोटा नागपुर का पठार। यहां से दोस्तों एक नदी निकली थी, कौन सी, दामोदर नदी, जो ऊपर की ओर आप देख रहे हो, ये वाली, ये कौन सी नदी थी दोस्तों, ये नदी थी हमारी दामोदर नदी, जो किस में मिली थी, ये मिली थी हमारी हुगली नदी में। दोस्तों ये कहां से निकली थी, छोटा नागपुर के पठार से निकली थी। इसके पश्चात दोस्तों हम देखें तो दूसरी नदी है हमारी कौन सी, स्वर्ण रेखा नदी। ये कहां से निकल रही है, ये भी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहां से, रांची के निकट से। इसका नाम क्या है, स्वर्ण रेखा नदी। दोस्तों हम बात करें यदि स्वर्ण रेखा नदी की, किसकी, स्वर्ण रेखा नदी की, तो इसका उद्गम कहां से होता है, इसका उद्गम होता है जो छोटा नागपुर का पठार है और जो झारखंड राज्य है उसके समीप रांची से। कहां से दोस्तों, रांची के समीप से निकलती है। कहां से, छोटा नागपुर के पठार से। कहां से, छोटा नागपुर के पठार में रांची के समीप से निकलती है। और इसके पश्चात ये किसमें, उड़ीसा, इसके पश्चात ये थोड़ा सा पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में जाकर ये अपना मुहाना बनाती है। जो दोस्तों जो स्वर्ण रेखा नदी है इसे प्रदूषित नदी भी कहते हैं। यह भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। दोस्तों प्रदूषित नदी क्यों है, क्योंकि दोस्तों ये स्वर्ण रेखा जो नदी है, इस नदी के तट पर कुछ औद्योगिक क्षेत्र स्थित हैं, जिसमें से एक झारखंड का प्रमुख क्षेत्र स्थित है। कौन सा, जमशेदपुर। इस जगह कौन सा औद्योगिक क्षेत्र, जमशेदपुर प्रमुख क्षेत्र है। कौन सा दोस्तों, जमशेदपुर जो औद्योगिक क्षेत्र है किस नदी के तट पर स्थित है, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर ही। अब ये औद्योगिक क्षेत्र जो है ये क्या करते हैं, इस नदी में रसायन प्रवाहित कर देते हैं स्वर्ण रेखा नदी में। तो ये नदी क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। और ये नदी प्रदूषित हो गई है, इसके कारण क्या हुआ है, इसमें जो जलीय जीव जंतु थे वो क्या हुए, मर गए। जलीय जीव जंतु क्या हुए, मर गए। और जलीय जीव जंतु इसमें नहीं पाए जाते हैं, इस कारण इसका एक नाम और दिया गया। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है जैविक मरुस्थल। ठीक दोस्तों, तो स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम जो हमारे झारखंड की राजधानी रांची, छोटा नागपुर के पठार में, यहां से होता है। इसके पश्चात इस पे कुछ औद्योगिक केंद्र स्थित हैं, जैसे एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जमशेदपुर किस नदी के तट पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर। इन औद्योगिक केंद्रों ने क्या किया है, इसमें रसायन प्रवाहित किए हैं। उसके कारण क्या हुआ, यह नदी अत्यधिक प्रदूषित हो गई। प्रदूषण के कारण इसके जलीय जीव जंतु मर गए, इस कारण इसका एक नाम और दिया गया, क्या, जैविक मरुस्थल। इसके अलावा दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी पर एक फैक्ट और है, इस पर हमें एक जलप्रपात मिलता है। कौन सा जलप्रपात है दोस्तों, उसका नाम है हुंडरू जलप्रपात। ठीक दोस्तों, कौन सा जलप्रपात मिला हमें, हुंडरू। तो स्वर्ण रेखा नदी हमारी हो गई। मुहाना कहां बनाती है दोस्तों, यह मुहाना बनाती है अपने उड़ीसा के अंतर्गत। अब चलते हैं हम हमारी दूसरी नदी की ओर, जिसका नाम है बैतरणी। दोस्तों जो हमारी बैतरणी नदी है इसका उद्गम कहां से होता है, बैतरणी जो नदी है इसका उद्गम होता है उड़ीसा में। एक हमें पठार मिलेगा, कौन सा, क्योंझर पठार। क्योंझर पठार से इसका उद्गम होता है बैतरणी नदी का। और मुहाना यह कहां बनाती है दोस्तों, उड़ीसा में ही है अपना मुहाना बनाती है। छोटी सी नदी है। इसके पश्चात
इसके पश्चात यदि हम बात करें जो अगली नदी की, अगली नदी का नाम है कौन सा? ब्राह्मणी नदी। तो दोस्तों इसका उद्गम कहां से होता है? दोस्तों इसका उद्गम होता है छोटा नागपुर के पठार से। कहां से? छोटा नागपुर पठार से। ठीक दोस्तों, और यह भी किस राज्य में अपना मुहाना बनाती है? यह भी हमारा उड़ीसा के अंतर्गत मुहाना बनाती है। कहां मुहाना बनाती है? उड़ीसा में मुहाना बनाती है। तो दोस्तों हमने अभी कितनी नदी देखी? 4 नदी देखी। पहली देखी दामोदर, जो छोटा नागपुर के पठार से निकली, हुगली नदी में मिल गई। उसके पश्चात स्वर्ण रेखा देखी, कहां से निकली? छोटा नागपुर, रांची के निकट से। कहां मुहाना बनाया इसने? अपना उड़ीसा राज्य में मुहाना बनाया। इसके पश्चात हमने वेतरणी देखी, कहां से निकली? वेतरणी उड़ीसा में क्योंझर पठार से। मुहाना कहां बनाया अपना इसने? उड़ीसा में ही बनाया। उसके पश्चात हमने ब्राह्मणी नदी देखी। ब्राह्मणी नदी कहां से निकली हमारी? छोटा नागपुर के पठार से। इसने भी मुहाना अपना उड़ीसा में बनाया। तो दोस्तों हमने देखी 4 नदियों में से, इनमें से जो 3 नदियां हैं वो कहां से उद्गम हो रहा है उनका? छोटा नागपुर के पठार से। कौन कौन सी? दोस्तों पहली थी हमारी दामोदर नदी, जिसका उद्गम कहां से हुआ था? छोटा नागपुर के पठार से। दूसरी नदी हमारी स्वर्ण रेखा, जिसका उद्गम छोटा नागपुर के पठार से। तीसरी नदी हमारी ब्राह्मणी, उसका उद्गम छोटा नागपुर के पठार से। तो वो आपको दोस्तों 4 नदियां देगा, दामोदर, स्वर्ण रेखा, वेतरणी और ब्राह्मणी। पूछेगा इनमें से किस नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा वेतरणी। जो वेतरणी नदी है इसका उद्गम उड़ीसा, छोटा नागपुर के पठार से ना होकर कहां से हो रहा था? उड़ीसा के क्योंझर के पठार से। दोस्तों अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट नदी की ओर, जिसका नाम क्या है? महानदी। ठीक दोस्तों, जो महानदी है इसकी बात करें यदि हम, तो इसका उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम होता है दंडकारण्य के पठार से। दंडकारण्य पठार का कौन सा हिस्सा दोस्तों? जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसका जो दक्षिणी हिस्सा है उसमें दंडकारण्य पठार आता है, वहां से इसका उद्गम होता है। और मुहाना कहां बनाती है? यह भी अपना मुहाना बनाती है कहां? उड़ीसा में। ठीक, तो दोस्तों महानदी कहां मुहाना बना रही है? उड़ीसा में। इसके अलावा बात करें यदि महानदी पर, हमें एक क्या मिलेगा? बांध भी मिलता है, जिसका नाम क्या है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो क्या है? विश्व का सबसे लंबा बांध है। विश्व का सबसे लंबा बांध। इसके अलावा दोस्तों यदि बात करें इसकी सहायक नदियों की, तो इसकी प्रमुख सहायक नदियों में हमें कौन कौन सी सहायक नदियां मिलेंगी? दोस्तों पहली सहायक नदी मिलेगी हमें शिवनाथ, एक मिलेगी हमें जोंक, और एक मिलेगी तेल। दोस्तों आप जो देख रहे हो इसमें एक उत्तर की ओर से मिल रही है और 2 दक्षिण की ओर से मिल रही है। तो दोस्तों दक्षिण की ओर से मिलने वाली पहली नदी कौन सी है? शिवनाथ। और दूसरी नदी कौन सी है? तेल। जबकि जो उत्तर की ओर से नदी आ रही है उसका नाम क्या है दोस्तों? जोंक। ठीक, तो इसमें से एक नदी जो है जोंक वो उत्तर की ओर से मिलती है, बाकी 2 नदी शिवनाथ और तेल कहां से मिलती है? दक्षिण की ओर से मिलती है। किसकी सहायक नदी है? महानदी की। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट नदी की ओर, जिसका नाम है क्या? गोदावरी। सबसे महत्वपूर्ण नदी है। दोस्तों बात कर रहे हैं किसकी हम? गोदावरी की। हम चल रहे हैं गोदावरी नदी की ओर। दोस्तों जो गोदावरी नदी है वह क्या है? उसकी एक प्रमुख विशेषता यह जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या है यह? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। इसके अतिरिक्त इसका दूसरा फैक्ट क्या है? इसे दोस्तों हम बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो, और देखो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब बात करें गोदावरी नदी पे दोस्तों, कहां से इसका उद्गम होता है?
गोदावरी नदी का उद्गम होता है दोस्तों, एक पहाड़ी मिलेगी हमें, कौन सी? त्रयंबक पहाड़ी। जो पश्चिमी घाट है हमारा, पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र वाले राज्य में, जो महाराष्ट्र वाला राज्य उसमें एक पहाड़ी मिलेगी, कौन सी? त्रयंबक पहाड़ी, वहां से इसका उद्गम होता है। इसके पश्चात यह मुहाना बनाती है अपना, कहां? आंध्र प्रदेश में। कहां मुहाना बनाती है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। तो इसका उद्गम हमने देखा, उद्गम होता है महाराष्ट्र में कौन सी पहाड़ी से? त्रयंबक पहाड़ी से। कहां? महाराष्ट्र में। इसके अलावा यदि बात करें हम इसकी, किसकी? मुहाने की, मुहाना कहां? आंध्र प्रदेश राज्य में। इसके अतिरिक्त दोस्तों इसी पर यह है डेल्टा बनाती है। कहां से डेल्टा बनाती है? एक शहर मिलेगा हमें, कौन सा? ये जो आप शहर देख रहे हो, ये इसका नाम है राजमुंद्री। क्या नाम है इसका? राजमुंद्री। यहां से ये क्या करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। अब यदि हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो दोस्तों इसकी सहायक नदियां देखना, क्या? सहायक नदियां दोस्तों कुछ उत्तर की ओर से इस पे सहायक नदियां मिलेंगी, कुछ दक्षिण की ओर से सहायक नदियां मिलेंगी। तो दक्षिण की ओर से सहायक नदी देखना दोस्तों, केवल एक ही सहायक नदी है दक्षिण की ओर से, जिसका नाम है क्या? मंजरा। कौन सा दोस्तों? मंजरा नदी। इसकी क्या है? सहायक नदी है जो दक्षिण की ओर से मिलती है। मंजरा नदी पर दोस्तों हमें एक जलाशय मिल रहा है, जलाशय मिलता है यहां तेलंगाना वाला जो राज्य है उसमें। ये कौन सा राज्य मिले, कौन सा जलाशय मिलेगा दोस्तों? इसका नाम है हमारा निजाम सागर जलाशय। कौन सा? निजाम सागर जलाशय। ठीक दोस्तों, एक जलाशय मिल गया, किस पर? मंजरा नदी पर। किसकी सहायक नदी है मंजरा? मंजरा सहायक नदी है गोदावरी की। अब इसकी उत्तर की ओर से मिलने वाली सहायक नदियां देखें तो दोस्तों उत्तर की ओर से इसमें कौन कौन सी सहायक नदियां मिलेंगी वो भी देखते हैं। उत्तर की सहायक नदियां जो उत्तर से मिलती हैं, तो सबसे पहले मिलेगी हमें कौन सी? प्रवरा। कौन सी? प्रवरा। इसकी स्थिति देखें हम मैप पे, स्क्रीन में, तो दोस्तों ये आप छोटी सी नदी देख रहे हो, सबसे फर्स्ट वाली ये है प्रवरा। जो दूसरी नदी है वो मिलेगी हमें कौन सी? पूर्णा नदी। तो दूसरी नदी का नाम क्या हो गया दोस्तों? दूसरी नदी का नाम हो गया हमारा क्या? पूर्णा। इसके पश्चात दो नदियां और मिलेंगी, कौन कौन सी? उत्तर की ओर से ही वैनगंगा और पैनगंगा। ठीक, इसके पश्चात एक और मिलेगी नदी, कौन सी? इंद्रावती नदी। अब बात करें हम यदि वैनगंगा नदी की, इसमें क्या विशेषता है? तो वैनगंगा नदी इसकी क्या है? सबसे लंबी सहायक नदी है। किसकी? गोदावरी की। गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी वैनगंगा। और बात करें यदि इसकी इंद्रावती नदी की, तो इंद्रावती नदी क्या है? इसकी सबसे पूर्वी नदी है। दोस्तों ये देखो, ये जो आप देख रहे हैं ये वाली नदी, ये गोदावरी की सहायक नदी क्या है? सबसे पूर्वी सहायक नदी है, सबसे पूर्वी सहायक नदी है। यह कहां से निकलती है? यह निकलती है ओडिशा से। इंद्रावती नदी कहां से निकलती है? ओडिशा से। और बस्तर के पठार से भी बहते हुए किसमें मिल जाती है? हमारी गोदावरी नदी में। ठीक, तो गोदावरी नदी हमारी पूरी हुई। गोदावरी नदी का सबसे पहले हमने देखा, इसे ये दक्षिण भारत की क्या है? सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। इसके पश्चात इसे बूढ़ी गंगा या बृहद गंगा भी कहा जाता है। इसके पश्चात हमने देखा इसका उद्गम कहां से? त्र्यंबकम पहाड़ी महाराष्ट्र में। मुहाना कहां बनाती है? आंध्र प्रदेश में बनाती है। इसके पश्चात ये इसका डेल्टा बनता है आंध्र प्रदेश में, किस शहर से? राजमुंद्री शहर से डेल्टा बनाना प्रारंभ कर देती है। और इसकी सहायक नदी की बात करें तो दक्षिण की ओर से मिलने वाली सहायक नदी पहली क्या थी? मंजरा, जो दक्षिण की ओर से मिल रही थी। उस पर हमें एक जलाशय मिला, कौन सा? निजाम सागर जलाशय। और उत्तर की ओर से मिलने वाली सहायक नदियां देखी, जिसमें पहली नदी थी हमारी प्रवरा, सबसे पश्चिम की ओर से मिल रही थी। और जो सबसे पूर्व की ओर से मिल रही थी वो कौन सी नदी थी? इंद्रावती, सबसे पूर्वी थी, जो उड़ीसा से उद्गम होता है इसका और बस्तर के पठार में भी प्रवाहित होती है। इसके पश्चात एक नदी और देखी हमने, वैनगंगा, जो इसकी क्या थी? सबसे लंबी सहायक नदी थी। ये जो आप देख रहे हो ये वैनगंगा,
और ये पैनगंगा, इसकी 2 सहायक नदियां हैं। ठीक दोस्तों, गोदावरी नदी भी हमारी कंप्लीट हुई। इसके पश्चात यदि अब हम बात करें किसकी, कृष्णा नदी की, अब हम बात करते हैं किसकी, कृष्णा नदी की। तो दोस्तों जो कृष्णा नदी है इसका उद्गम देखो, कृष्णा नदी का उद्गम कहां से हो रहा है, महाराष्ट्र में ही एक पहाड़ी मिलेगी हमें, कौन सी, महाबलेश्वरम पहाड़ी, कौन सी, महाबलेश्वर पहाड़ी से। किस राज्य में ये, महाराष्ट्र में, पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है महाराष्ट्र में, उस पर स्थित है महाबलेश्वरम पहाड़ी। वहां से किस नदी का उद्गम हुआ, हमारी कृष्णा नदी का। इसके पश्चात मुहाना कहां बनाया दोस्तों इसने, यह अपना मुहाना भी बनाती है कहां, आंध्र प्रदेश में ही बनाती है यह उद्गम दोस्तों, महाबलेश्वर पहाड़ी। और जो इसका मुहाना था वो कहां बनाती है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक इसके ऊपर शहर मिलेगा आंध्र प्रदेश में ही, वहां से ये डेल्टा अपना बनाना प्रारंभ करती है ये। इस शहर का नाम क्या है, विजयवाड़ा। विजयवाड़ा से क्या करती है ये, अपना डेल्टा बनाती है, डेल्टा बनाना क्या कर देती है, प्रारंभ कर देती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों हमें जो कृष्णा नदी है इस पर हमें 2 जलाशय मिलेंगे दोस्तों। एक महाराष्ट्र राज्य में ही हमें जलाशय मिलेगा, कहां, ये इस जगह, इसका नाम क्या है, इसका नाम है शिवाजी सागर जलाशय, शिवाजी सागर जलाशय। किस राज्य में ये, महाराष्ट्र वाले राज्य में। इसके पश्चात एक और मिलेगा इस ओर, यहां, ये कहां मिलेगा हमें, ये मिलेगा किस 2 राज्यों की सीमा पर, किस किस, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सीमा पर, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की। इसका नाम क्या है, नागार्जुन सागर जलाशय। इसी नागार्जुन सागर जलाशय को एक नाम और दिया जाता है क्या, श्रीशैलम जलाशय, श्रीशैलम जलाशय। ठीक, अब हम बात करें इसकी सहायक नदियों की, तो इसकी कुछ सहायक नदियां होंगी, कुछ उत्तर की ओर से मिलेंगी और कुछ दक्षिण की ओर से मिलेंगी। तो इसकी उत्तर की ओर से मिलने वाली सहायक नदियों की बात करें यदि, तो वे कौन कौन सी होंगी, उत्तर की सहायक नदियां, ये दोस्तों जो आप ये देख रहे हो, ये और एक दूसरी ये दोस्तों, इसमें जो पहली वाली है ये पश्चिम की ओर, उसका नाम है हमारी कौन सी नदी, भीमा नदी। और जो आप पूर्व की ओर देख रहे हो इसका नाम क्या है, इसका नाम है हमारी मूसी नदी। दोस्तों जो मूसी नदी है इसी पर हमें एक राज्य की राजधानी मिली, कौन सी, तेलंगाना राज्य की राजधानी मिली, कौन सी, हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद। दोस्तों किस नदी पर मिलेगी, मूसी नदी। मूसी किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की। दोस्तों हमने इस पर दो सागर देखे थे, कौन सा, शिवाजी सागर महाराष्ट्र में, और जो एक और था नागार्जुन सागर या श्रीशैलम जलाशय जिसका एक और नाम था, वो आंध्र प्रदेश और किसकी सीमा पर, कर्नाटक की सीमा पर था ये वाला जलाशय। ठीक, इसके पश्चात बात करें यदि इसकी दक्षिण की ओर की सहायक नदियां, किस ओर की, दक्षिण ओर की सहायक नदियां। तो दक्षिण की ओर से मिलने वाली सहायक नदी में हमें पहली नदी मिलेगी कौन सी, कोयना। कौन सी नदी, कोयना नदी। फिर जो आप देख रहे हो ये कोयना, फिर हमें मिलेगी कौन सी, पंचगंगा। फिर मिलेगी हमें क्या, दूधगंगा। फिर मिलेगी मालप्रभा, फिर घाट प्रवाह, उसके पश्चात तुंगभद्रा। तो दोस्तों दक्षिण की ओर से कोयना नदी, उसके पश्चात पंचगंगा नदी, पंचगंगा के बाद दूधगंगा नदी, दूधगंगा के पश्चात हमारी मालप्रभा,
माल प्रवाह के पश्चात घाट प्रवाह और घाट प्रवाह के पश्चात तुंगभद्रा नदी। दोस्तों ये तुंगभद्रा जो नदी है इसका उद्गम दो रूपों में, दो शाखा के रूप में होता है। किसका? जो तुंगभद्रा नदी है हमारी, इसका उद्गम दो शाखाओं के रूप में होता है। कौन कौन सी? तुंग और भद्रा। इसी पर दोस्तों एक जलाशय मिलेगा हमें तुंगभद्रा नदी के ऊपर, उसका नाम क्या होगा? तुंगभद्रा जलाशय। ठीक, तो इसकी हमने सहायक नदियां भी देख ली। इसका उद्गम महाबलेश्वरम पहाड़ी, मोहाना आंध्र प्रदेश में। सहायक नदियों में उत्तर की ओर से भीमा और मूसी और दक्षिण की ओर से कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, मालप्रभा, घाट प्रवाह और तुंगभद्रा। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट नदी की ओर जिसका नाम है पेन्नार। तो दोस्तों पेन्नार नदी में केवल हमें इतना देखना है कि जो पेन्नार नदी है उसका उद्गम कहां से होता है और यह मोहाना किस राज्य में बनाती है। यदि हम बात करें किसकी? पेन्नार नदी की, इसका उद्गम दोस्तों जो कर्नाटक में एक खान मिलेगी सोने की, कौन सी? कोलार खान या कोलार की पहाड़ी से। कोलार खान है एक कर्नाटक में सोने की, उसी के समीप से किसका उद्गम होता है? पेन्नार नदी का। कहां से? कर्नाटक से। और यह मोहाना कहां बनाती है? यह मोहाना बनाती है अपना कहां? आंध्र प्रदेश में। कहां मोहाना बनाती है? आंध्र प्रदेश में। ठीक, तो हमारी जो पेन्नार नदी है यह भी कंप्लीट हुई। इसके पश्चात दोस्तों हमारी एक नदी बची, कौन सी? कावेरी नदी। बहुत महत्वपूर्ण नदी है कावेरी। दोस्तों हम देखते हैं कावेरी नदी को। कावेरी नदी की यदि उद्गम की बात करें तो कर्नाटक में एक पहाड़ी मिलेगी हमें, कौन सी? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। कहां से दोस्तों? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। इसका उद्गम कहां से? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। किस राज्य में? कर्नाटक में। ठीक, इसके पश्चात यदि बात करें इसका मोहाना कहां बनेगा तो दोस्तों यह तमिलनाडु राज्य में अपना मोहाना बनाएगी। कहां मोहाना बनाएगी? तमिलनाडु में। अब दोस्तों जो कावेरी नदी है इस पर हमें जलाशय मिलेंगे, दो जलाशय मिलेंगे, जिसमें से एक जलाशय मिलेगा हमें कौन सा? कृष्णा सागर, जो कर्नाटक वाले राज्य में मिलेगा हमें। पहला जलाशय मिलेगा हमें कौन सा? कृष्णा सागर। कहां मिलेगा दोस्तों? यह मिलेगा हमें कर्नाटक राज्य में। इसके पश्चात दूसरा जलाशय मिलेगा हमें इसी पर, कौन सा? स्टैनली जलाशय। दोस्तों यह दो राज्यों की सीमा पर मिलेगा, कौन कौन सी? हमारा ऊपर मिलेगा कर्नाटक और नीचे मिलेगा तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर कौन सा मिला हमें? स्टैनली जलाशय। इसके ऊपर दोस्तों हमने कृष्णा नदी पर भी एक वो देखा था जलाशय, कौन सा जलाशय था ये? नागार्जुन जलाशय। यह भी दो राज्यों की सीमा पर था, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। और ये कौन सी सीमा पर है? कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक दोस्तों समझ गए? एक देखा हमने कर्नाटक आंध्र प्रदेश, एक देखा हमने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, दूसरा देखा कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सीमा पर कौन सा देखा हमने? नागार्जुन सागर या श्री सैलम जलाशय। और कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर हमने देखा कौन सा? स्टैनली जलाशय। यह किस नदी पर था दोस्तों? यह था हमारे कृष्णा नदी पर। जो नागार्जुन सागर था या श्री सैलम था, यह किस पे था? कृष्णा नदी पर। और जो अभी हमने देखा कौन सा? स्टैनली जलाशय, ये किस नदी पर था? कावेरी नदी पर था ये। ठीक, इसके पश्चात यदि हम इसकी सहायक नदियों की बात करें, किसकी? कावेरी की, तो हमें कुछ उत्तर की ओर से इसकी सहायक नदियां मिलेंगी और कुछ दक्षिण की ओर से सहायक नदियां मिलेंगी। जिसमें उत्तर की ओर से मिलने वाली सहायक नदियां देखना और दक्षिण की ओर से मिलने वाली सहायक नदियां देखना कौन कौन सी हैं। उत्तर की ओर से मिलेगी हमें कौन कौन सी? सिमसा। ठीक, इसके अलावा एक और इसकी सहायक नदी कौन सी मिलेगी? लक्ष्मण तीर्थ। लक्ष्मण तीर्थ के अलावा इसमें और कौन सी नदी मिलेगी हमें?
एक और नदी मिलेगी इसमें हमें, काबिनी। काबिनी के अलावा अमरावती। ठीक, ये नदियां इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जो हमें इसकी कुछ सहायक नदियां मिलेंगी। इसके पश्चात दोस्तों हमने कावेरी नदी पर क्या क्या देखा, इसका उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से, इसका मुहाना तमिलनाडु से। इस पर हमें दो जलाशय मिले, कृष्णा सागर जलाशय, स्टेनली जलाशय। कृष्णा सागर जलाशय हमें कहाँ मिला, कर्नाटक राज्य में, और जो हमारा स्टेनली जलाशय मिला दो राज्यों की सीमा पर, कर्नाटक और तमिलनाडु पर। इसके अलावा इसकी हमने सहायक नदियां देखी कौन कौन सी, सिमसा, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, अमरावती और अमरावती। ये हमने उसकी कुछ सहायक नदियां देखी। कावेरी नदी हमारी इतनी थी। इसके अलावा दोस्तों जो कावेरी नदी का जो बेसिन है वह बहुत फेमस है, किसके लिए, धान के लिए। एक फैक्ट और देखो इसका दोस्तों, जो हमारी कावेरी नदी है इसका जो बेसिन है ये किसके लिए फेमस है, ये धान के लिए फेमस है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत का धान का कटोरा। राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया। ठीक, इसके अतिरिक्त दोस्तों जो कावेरी नदी है इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इस नदी को क्या कहा जाता है, दक्षिण गंगा। यह नदी जो है कावेरी नदी जो है, तमिलनाडु जो राज्य है, तमिलनाडु का जो राज्य है उसका जो उत्तरी हिस्सा है तमिलनाडु राज्य का, जो तमिलनाडु का जो उत्तरी हिस्सा है, यहां एक मैदान बनाती है। इस मैदान को हम क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा का मैदान कहते हैं। क्या, दक्षिण गंगा का मैदान। ठीक, तो कावेरी नदी में इतना ही था। इसके पश्चात हमारी अगली नदी है कौन सी, बेगई नदी। दोस्तों जो बेगई नदी है इसका उद्गम कहां से होता है, इसका उद्गम तमिलनाडु से ही होता है। तमिलनाडु में एक पहाड़ी मिलेगी हमें, कौन सी, यहां कौन सी, वरुसनाथ पहाड़ी या वरुसनाथ हील। वरुसनाथ हील से वेगई नदी का उद्गम होता है। और वेगई नदी पर हमें एक प्राचीन शहर मिलेगा तमिलनाडु का। वेगई नदी पर एक प्राचीन शहर मिलेगा तमिलनाडु का, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है मदुरई। कौन सा, मदुरई। किस पर मिलेगा, वेगई नदी पर। वेगई नदी अपना मुहाना कहां बनाती है दोस्तों, यह मुहाना बनाती है अपना पाक की खाड़ी में। जो पंबन द्वीप है, रामेश्वरम द्वीप, ये इस जगह पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप, इसके यहीं पर यह मुहाना बनाती है पाक की खाड़ी में। ठीक, इसके पश्चात लास्ट जो नदी हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, ताम्रपर्णी। तो जो ताम्रपर्णी नदी है इसका उद्गम होता है कहां से, अगस्तमलाई चोटी से। जो ये आप देख रहे हो, ये कहां से होता है इसका उद्गम, जो अगस्तमलाई की चोटी है या अगस्तमलाई की पहाड़ियां, अगस्तमलाई की पहाड़ी से किसका उद्गम होता है, ताम्रपर्णी नदी का। और दोस्तों यह मुहाना कहां बनाती है, यह मुहाना बनाती है कहां, मन्नार की खाड़ी में। इस जगह ये जो है मन्नार की खाड़ी में मुहाना बनाती है। कहां, मन्नार की खाड़ी में। ठीक दोस्तों, तो हमने आज जो पढ़ी, क्या पढ़ी, प्रायद्वीप नदियां। प्रायद्वीप नदियों में कौन सी, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो। इसमें दोस्तों हमने एक कावेरी नदी का बेसिन देखा था जो धान के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा दोस्तों एक फैक्ट और था इसमें महानदी वाले में ऐड कर लेना, क्या था, जो महानदी वाला जो बेसिन है छत्तीसगढ़ राज्य में, जो महानदी है छत्तीसगढ़ राज्य में, जो महानदी का जो बेसिन है वे किस लिए फेमस है, वो भी धान के लिए फेमस है। इसलिए जो छत्तीसगढ़ है उसको क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में जो महानदी बेसिन है, कौन सा, महानदी बेसिन, इसको क्या कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है इसको भी। और संपूर्ण जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत का धान का कटोरा किस नदी बेसिन को कहा जाता है, कावेरी नदी को। तो ये दोनों फैक्ट में अंतर है। ये महानदी बेसिन धान के लिए फेमस है, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा, या महानदी बेसिन को भी धान का कटोरा। और ये संपूर्ण दक्षिण भारत का धान, वो संपूर्ण दक्षिण भारत का कौन सा है, कावेरी, किसके लिए फेमस है, धान के लिए। संपूर्ण दक्षिण भारत का धान का कटोरा। ठीक, तो इसी के साथ हमारी जो प्रायद्वीप नदियों का जो बंगाली खाड़ी में गिरती है वो कंप्लीट हुई। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रायद्वीप नदियां किसके ओर की बात,
जो अरब सागर में गिरती हैं उनका अध्ययन करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।